नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। उत्तर प्रदेश की राजनीति से लेकर महाराष्ट्र की राजनीति तक इन दिनों बवाल मचा हुआ है। कुछ नारे हैं जो राजनीति के इस समर में तैर रहे हैं। बटेंगे तो कटेंगे, उसके जवाब में जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे बढ़कर एक और नारा दिया, गुजरात की धरती से एक है तो सेफ है। इन नारों के आखिर क्या मायने हैं, क्या मतलब है? वक्फ बोर्ड का क्या कुछ इतिहास है और आखिर वक्फ बोर्ड बिल पर इतना बवाल क्यों है? बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है? वन नेशन वन इलेक्शन पर आखिर विरोध क्यों है? क्या दिक्कत है भाई? इन तमाम मुद्दों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बेहद खास मेहमान आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है सर आपका एनएमएफ न्यूज पर। साथ ही पंकज प्रसून साहब हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। चर्चा में हमारे साथ जुड़ेंगे और हम बात करने वाले हैं बेहद खास मुद्दों पर जो इस वक्त देश की राजनीति से लेकर देश की जनता के मन में चकोले खा रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है? विनोद जी, आपसे शुरू करेंगे जी। यूपी की राजनीति में पोस्टर वॉर चल रहा है। सबसे पहले जब राम मंदिर बनता है तो राम मंदिर में भी बहुत बवाल होता है कि हम जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, हमें आमंत्रण मिला, हमें नहीं मिला तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। कोई ये कहने लगा कि वोट बैंक जो है उस पर असर ना पड़ जाए, उस पर चोट ना हो जाए, इसलिए अब राम का सहारा भी लिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। देखिए, भगवान श्री राम की जन्मभूमि पर भव्य और दिव्य मंदिर बन गया और उसके बाद भगवान राम के अपने घर वापसी के बाद में और दोबारा से वो अपना विराजमान हो गए अपने मूल गर्भगृह में। और उसके बाद में अभी हम देख रहे हैं कि हमने पहली दिवाली मना ली और वो जो पहली दिवाली कितनी भव्य दिव्य थी, वो 25 लाख से अधिक दियों से वो वापस पुनः वो अयोध्या नगरी, जो अयोध्या धाम था वास्तव में, जो हम रामचरितमानस में रामायण में पढ़ा करते हैं, सुना करते थे और टीवी पे देखा करते थे, वो दृश्य हमें वास्तव में अपनी आंखों के सामने आ गया। आप देखिए कि ये इसके लिए सभी लोगों को साधुवाद, आपके जैसे चैनल को भी, पत्रकारों को भी और सभी उन मूर्धन्य पूज्य संतों को और बलिदानियों को, जिनके परिश्रम, पुरुषार्थ और बलिदानों के कारण ये सब हमें हासिल हो पाया। लेकिन और साथ ही साथ दीपावली की भी हार्दिक मंगल कामना देता हूँ आपके पैनलिस्टों को भी, आपके सभी दर्शकों को भी। उनका जीवन मंगलमय हो, राममय हो, रामत्वमय हो और राम जी के मर्यादाओं से वो पूरा ओतप्रोत हो, ऐसी मेरी मंगल कामना है। अब बात आती है, देखिए कि ये जो उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो उत्तर प्रदेश एक ऐसा एकमात्र राज्य है जो कि कई राज्यों को, कई देशों की टोटल जनसंख्या से ही बड़ा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर जो है किस तरह के कुकर्म पहले हमने देखे ही गए थे, लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कहो या कि वहाँ के जो आतंकी मानसिकता को लेकर के हो, या जो भेदभाव के बारे में हो, या हिंदुओं को आपस में लड़ाने वाली बात हो, या लगातार होते दंगे हों, ये सब चीजों से, उन विभत्स यातनाओं से इस उत्तर प्रदेश ने अपने आप को झेला है, उससे निकाला है। जिसको कभी मतलब ऊत प्रदेश कहा जाता था, आज वो उत्तम प्रदेश बनने को आगे है। लेकिन दुर्भाग्य ये भी है, देखिए कि पिछले कुछ वर्षों में पूजनीय योगी जी की सरकार ने जिस तरह के कठोर कदम उठाए, कई कठोर कानून बनाए, और कानून बनाए नहीं बल्कि उनको कानून का इम्प्लीमेंटेशन भी कठोरता के साथ किया। जैसे मैं धर्मांतरण विरोधी कानून, जिसको लफ्ज़ एंटी लफ्ज़ कानून कहते हैं, वो भी है। तो आप देखिए कि उस कानून के पहले ही जो साल में सैकड़ों केसेस दर्ज हुए और दर्जनों केसेस सॉल्व हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी वो लफ्ज़ियात का जो सिलसिला है, हिंदुओं पर हमलों का सिलसिला है, कुछ कम तो हुआ लेकिन रुक नहीं पाया। ये जो चीजें हैं, इस बात को लेकर के जो देश राज्य का जो तंत्र है, वो अभी भी जो है इस बात को लेकर सशंकित है कि आखिरकार क्या कारण है कि जब त्योहार चाहे हिंदुओं का या मुसलमानों को, आखिरकार बलि का बकरा हिंदुओं को बनना पड़ता है। हिंदुओं पर ही हमले होते हैं, चाहे वो मस्जिद से हो, मदरसे से हो, या फिर मुस्लिम बस्तियों से हो, या कुछ जिहादी केंद्रों से हो। हर जगह एक ही चीज देखने को मिलती है, आखिरकार हिंदू कट रहा है, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं। और इस सारे कटाव और हमलों के पीछे कहीं ना कहीं देश राज्य की राजनीति बहुत बड़ी जिम्मेदार है, ऐसा मैं मानता हूं। जिस तरह से हिंदुओं को जाति के आधार पर बांटा गया, काटा गया,
और ये जो आज की बात नहीं है, पहले मुगलों ने किया, फिर अंग्रेजों ने किया, फिर अंग्रेजों की जो विरासत को लेकर के जो राजनीतिक पार्टियां देश के अंदर आई, वो कांग्रेस और कांग्रेस की कोख में से जन्मी राजनेता और राजनीतिज्ञों ने इस काम को किया। अब वो देश के अंदर जो सत्ता बदली है और एक संत जो है, एक महंत जो है राज्य की सत्ता चला रहे हैं, तो अब उन लोगों को एक परेशानी होना स्वाभाविक है। अब धीरे धीरे करके जो जिस तरह की स्थितियां परिस्थितियां बनी हैं और जिस तरह से जो है वो अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को, आतंकवादियों को और आतंकी मानसिकता के लोगों को और राजनीतिक लोगों को जिस तरह से जो कानून के अनुसार भी और बुलडोजर के अनुसार भी उनको ये संदेश दिया जा रहा है कि के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि अब जो है ना, अब राज्य के अंदर वो नहीं चलेगा जैसे आप चलाना चाहते थे। अब देखिए, हमने अनेक अपराधी देखे थे उत्तर प्रदेश के अंदर जो कि सालों साल केसेस चलते रहते थे और उनके ऊपर कई सारी अदालतें और पुलिस प्रशासन शासन के लोग तो केस ही दर्ज नहीं करते थे। गलती से कोई केस दर्ज हो गया तो उसका निर्णय नहीं होता था, निर्णय हो जाता था तो उनको सजा नहीं होती थी। आप देखिए, निर्णय के बावजूद भी उनको जेल में अंदर करने की हिम्मत नहीं होती थी। विनोद जी, इसमें भी तो अब विपक्ष यही कह रहा है कि जाति देखकर कर रहे हैं फैसला, भी जाति देखकर न्याय हो रहा है। मुझे लगता है कि अगर योगी जी के शासनकाल में भी अगर कोई जाति की बात करता है तो संभवतः उसकी आंखों का चश्मा कोई बदला हुआ है। उसको मुझे लगता है पुराने चश्मे को हटा करके अब एक समरस चश्मा लेना पड़ेगा। जो जाति की अगर बात करने वाले मुझे लगता है वही लोग हैं जो कि एक जाति विशेष के लोगों को वो सभी पदों पर, सभी सरकारी महकमों में, यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन में भी, थानों में भी उन्हीं को भर्ती करते थे। हालांकि वो जाति कोई मतलब अनपेक्षित भी नहीं थी। मैं कहूंगा वो हिंदू समाज का एक अभिन्न अंग है। लेकिन प्रश्न ये है कि एक जाति विशेष को प्रश्रय देना, दूसरी जातियों को ऊपर मतलब उसको दोयम दर्जे के तरीके से देखना, ये तो कि शासन का काम नहीं है। शासन का काम समदर्शी होना चाहिए। अभी देखिए कि जहां तक आप जाति की बात करते हैं तो बहुत सारे आंकड़े पब्लिक डोमेन में आ चुके हैं कि आखिरकार किस जाति के लोगों को कितना सजा मिली, किस जाति के लोगों को कितना जो बुलडोजर का वो अपना हिस्सा मिला और कितना इसको बाकी चीजों में बेसिकली जो कहते हैं एनकाउंटर में हिस्सा मिला। वो सब चीजें जो है ना, ये पब्लिक डोमेन में मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मैं कहता हूं जातिगत आधार पर हिंदू समाज को बांटना, ये राजनेता आखिरकार कब बंद करेंगे? हिंदू को हिंदू और मुसलमान को मुसलमान देखना भी तो शुरू करो। आपने बांटने वाला जिक्र कर दिया, बांटने वाला जिक्र कर दिया। इन दिनों पोस्टर वॉर भी चल रहा है। योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो एक नारा देते हैं कि बटोगे तो कटोगे। अब उस नारे के कई सारे मतलब निकाले जाने लगे कि आखिर उसका असली मतलब क्या है, ये ढूंढा जाने लगा। उसके बाद सामने से ट्वीट भी कर दिया गया अखिलेश यादव की तरफ से, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उस पर भी पोस्टर लगने लगे। दो पोस्टर जो हैं वो इन दिनों खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं, खूब बहस हो रही है, हर चैनल पर बहस चल रही है, जनता के बीच में बहस चल रही है। और कहा यह जा रहा है कि जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है उसके लिए पूरी तरीके से अब बवाल जो है वो मचा हुआ है। लेकिन जो बटोगे और कटोगे वाला जो एक नारा दिया गया, क्या उसको मोल्ड करके प्रधानमंत्री ने वही नारा दोहराया कि एक रहोगे सेफ रहोगे? उन नारे के मतलब क्योंकि बहुत सारे निकाले जाने लगे थे। चेतन जी, मुझे लगता है कि ये तीनों नारे एक ही हैं। हाँ, बात यह कि सपाइयों ने उस नारे को स्वीकार कर लिया कि बटेंगे तो कटेंगे, इसीलिए उन्होंने कहा कभी एक रहेंगे तो नेक रहे, सेफ रहेंगे या जुड़ेंगे तो जीतेंगे। वास्तविकता ये जब मतलब कहीं ना कहीं टकराव तो है ना, टकराव तो है ना जी, कहीं कटाव तो है ना हिंदू समाज के अंदर। तो जब हिंदू समाज कट रहा है, उसको काटने की कोशिश हो रही है, उसको बांटने की कोशिश हो रही है, इसीलिए तो समाजवादी पार्टी ने भी इसको स्वीकार किया, कभी जुड़ेंगे तो जीतेंगे। अब प्रश्न ये है कि जीतने के बाद बात किसकी है? क्या पार्टी की जीत की बात हो रही है या जो लोग जिनको काटने की बात नहीं, वो ये कह रहे हैं ना कि पीडीए कहीं नहीं जाएगा, पीडीए संगठित है। अब पीडीए में ए कहां से आया और उसका क्या अर्थ है, इस पर अभी लोग सब सशंकित हैं। आप देखिए, पी और डी तो समझ में आता है, लेकिन ए कौन सा है, इसको लेकर के कल भी मेरे कुछ टीवी चैनल पर डिबेट थी। हालांकि मैं राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं हूं, मैं राजनीति में बिल्कुल एबीसीडी नहीं जानता, लेकिन कई जो राजनीतिक विशेषज्ञ थे या जो राजनीतिक दलों के नेता थे, उससे एक एंकर ने पूछा कि ए का क्या अर्थ है। वो एक अर्थ को ठीक से बता नहीं पाया, दाएं बाएं करते हुए कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कुल मिला के वो गफलत में फंस गए हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ मेरा भी एक नारा सुन लीजिए। आखिरकार ये जो ट्रंप तो बोलेंगे, किंतु जिहादी कुनबे के लोग जुबान नहीं खोलेंगे, ये भी समझना पड़ेगा आपको। आखिरकार बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है, क्या भारत के अंदर उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए?
आप मुझे बताइए, अमेरिका का राष्ट्रपति तो हिंदुओं के लिए बोल सकता है, लेकिन जो भारत के तथाकथित हिंदू हैं उनका हिंदुत्व कहां मर गया? आखिरकार उनके मुंह में से क्यों नहीं एक शब्द निकलता? जब हिंदू मारे जाते हैं और जिहादी मारता है तो किस मिल में घुस जाते हैं भाई? क्यों? ये प्रश्न का पूछने का प्रश्न है ना जी। एक और बात मैं बताता हूं आपको, हिंदू को तो बांटेंगे पर जिहादियों के तलुए चाटेंगे। आप ये भी देखिए, ये भी जो है ना, ये उत्तर प्रदेश की नहीं, देश की राजनीति का एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव बन रहा है। हिंदुओं को तो बांटेंगे लेकिन जिहादियों के तलुए चाटेंगे। ये जो स्थिति है ना, इससे भी थोड़ा बाहर निकलना पड़ेगा। मैं देश के राजनेताओं को कहूंगा, इस पर ज्यादा विस्तार से चर्चा करेंगे। पंकज जी, ए वाला जो बात चल रही है कि ए क्या है आपके हिसाब से? ये सुविधानुसार है। मुसलमान इलाकों में गए तो अल्पसंख्यक है और सवर्ण इलाकों में गए तो अगड़ा है। वो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ए का मतलब बताते हैं। अब मुझे पता नहीं उस आप पी का भी हो सकता है अलग अलग हो जाए। पाकिस्तान में जाते हैं तो पाकिस्तानी बता दे और यहां जाए तो पिछड़े बता दे। वो क्या है ना, जगह और ज्योग्राफी के अनुसार ए का मतलब बदलता जाता है। मैंने देखा है कि जब मुसलमान इलाकों में गए तो समाजवादी ये बोल रहे थे कि ए मतलब अल्पसंख्यक है, और जब सवर्ण इलाकों में गए तो वो बता रहे थे कि ए मतलब अगड़ा है। अब पता नहीं क्या है। मैंने सिर्फ उन्हीं की बातों को सिर्फ कोट किया है। मैं बोला ना कि देखिए, आपने शुरुआत की थी अयोध्या में इन्हें बुलाया गया नहीं बुलाया गया। जब बुलाया गया तो आए नहीं, और फिर कह रहे हैं कि बुलाया नहीं। मैंने एक और डिबेट में कहा था कि देखिए, हनुमान चालीसा में एक मंत्र है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वहां महावीर जी की आरती चल रही थी, प्रभु श्री राम की आरती चल रही थी, तो जितने भूत पिशाच बैताल सब वहां से भाग गए अयोध्या धाम से उस दिन? हो सकता है ना कि चारों मंत्रोच्चार हो रहा है, शंख की ध्वनियां बज रही है, तो जितने इस तरह की आत्माएं थी उस इलाके को छोड़कर भाग गई। और हमने बार बार सुना है ना कि रामायण में भी देखा है कैसे जब दो लड़ाई है, एक देवात्मा का है और दूसरा है जो शैतानी शक्तियां कह सकते हैं, राक्षसी शक्तियां कह सकते हैं। जब यज्ञ वगैरह होता था तो वो क्या फेंकते थे ऊपर से? मांस फेंक दिया, पानी डाल दिया, यही करते थे ना वो। तो जब भी कोई बड़ा आयोजन देश में होता है, जब भी कोई यज्ञ, नहीं वो ये कहते हैं ना, वो ये कहते हैं कि आयोजन हो रहा है, ठीक है, लेकिन वो एक पार्टी विशेष का क्यों हो जाता है? पार्टी विशेष का आयोजन आपको क्या लगता है कि पूरे अयोध्या के हर आदमी ने अपने घर के आगे दिए जलाए? वो सारे लोग जो दिए जलाए थे किसी पार्टी के थे? भगवान राम किसी पार्टी के हैं? अरे आप समझिए कि मैं बता रहा था कि इस देश में कोई भी बड़ा आयोजन करा लीजिए, ठीक है, मान लिया कि दीपोत्सव पर तो किसी एक का धर्म का वो ठप्पा लगा सकते हैं, जबकि मुझे पता है अयोध्या के मुसलमानों ने भी दिए जलाए। लेकिन G20 समिट वो भी बड़ा यज्ञ था, अपने देश में हुआ था, वहां भी ये आ गए विघ्न बाधा डालने। कुछ भी बढ़िया हो और देखिएगा इनका बयान ना आए, या फिर ये बोले ना कि बाधक शक्तियां अगर नहीं बोले तो चैन ही नहीं मिलता ना। और देश समझ रहा है, लोग समझ रहे हैं। एक ये है, आप बात कर रहे थे बटेंगे तो कटेंगे, भाव तो यही है ना। बचपन से हम एक ही पढ़ रहे, एक चिड़िया अनेक चिड़िया। हमने ये भी कहानी सुनी थी कैसे एक अकेला लकड़ी, गुरुजी समझाते हैं कि एक अकेली लकड़ी टूट जाएगा, गट्ठर रहेगा तो नहीं टूटेगा। एक और चीज होने लगी है, यही है ना, एक रहेंगे तो नहीं रहेंगे का मतलब कि वो ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो समझ आता है कि आप किस धर्म या फिर किस चीज के लिए बोल रहे हैं। ये विपक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि आप ये क्यों नहीं बोलते कि हिंदुस्तान एक रहेगा तो नेक रहेगा? नहीं तो अब वो जोड़ लेना, वो कहां किसने कहा कि वो किसी हिंदू के लिए या मुस्लिम के लिए? वो तो सिर्फ उन्होंने तो इतना कहा कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। अब एक रहेंगे तो नेक रहेंगे में उन्होंने कैसे समझ लिया कि हमने मुसलमानों को नहीं बोला? ये तो वो अपना निकाल रहे हैं ना, वो उनके अंदर जो भाव, यही मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे मतलब निकाले जाने लगे। नहीं, अपने अपने हिसाब से वो मतलब निकाल रहे हैं ना। भारत की तो बात करिए कि भारतीय एक हो जाओ। प्रधानमंत्री ने कई बार बोला है कि 123 करोड़ जो लोग हैं वो हमारे हैं, अपने हैं। जो संघ प्रमुख जो हैं उन्होंने तो कई बार बोला है कि हम सबका डीएनए एक है। एक तरफ तो एकता की बात हो रही है ना, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे।
डिवाइड एंड रूल तो हमने देखा है ना, इतिहास में हर बच्चे को पढ़ाया गया है ना। अब कोई राजनीतिक मकसद के लिए कोई ये कहे कि देखो एक रहेंगे, मतलब ये कह रहा है सिर्फ हिंदू एक रहेंगे। जैनों ने तो ये नहीं सवाल उठाया, या बौद्धों ने तो नहीं उठाया, सिखों ने तो नहीं कहा, और यही सवाल हो जाता है कि कभी नहीं कहा। अल्पसंख्यक की जो आपने बात की कि अल्पसंख्यक जो है सुविधा अनुसार हो जाता है, उस अल्पसंख्यक में भी आखिर कौन कौन है, किसकी आप बात किसको बोला है कि नहीं रहेंगे वो हमारे साथ? हाँ, विनोद जी कुछ कह रहे थे। देखिए, बात ये, आपने जब अल्पसंख्यक की बात छेड़ी थी, तो मैं कहता हूँ अल्पसंख्यक समुदाय में मुझे लगता है कि जो डिफाइंड जो कम्युनिटीज हैं वो 6-7 कम्युनिटीज हैं। उन 6-7 में एक कम्युनिटी मात्र ऐसी है जो कि मैं कहूंगा को इसे डिफाइन किया हुआ है, वो तो वास्तव में सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री है। उसको सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से कहूंगा कि उसको अल्पसंख्यक के दायरे से पूरे बाहर कर देना चाहिए, थ्रो हिम आउट। दूसरी बात ये कि वो जो तथाकथित अल्पसंख्यक है, उसी अल्पसंख्यक वर्ग के कारण भारत का बहुसंख्यक वर्ग अपने आप को प्रताड़ित, पीड़ित और अभिशप्त महसूस कर रहा है। आप सोचिए कि दुनिया का कोई भी रिलीजन ऐसा नहीं होगा, दुनिया का कोई भी ऐसी कम्युनिटी नहीं होगी, भारत कोई भी देश नहीं होगा दुनिया का जहां पर कि उसका बहुसंख्यक समुदाय उसके अल्पसंख्यक समुदाय के पापों का शिकार हो रहा हो, उनके आक्रमणों का शिकार हो रहा हो। हर जगह अल्पसंख्यकों को पीड़ित करके रखा जाता है। यहाँ अल्पसंख्यकों के कारण पीड़ित हैं हम लोग। आप सोचिए ना, लगातार हमले हो रहे हैं, लगातार जिहाद हो रहा है, देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। जहां 370 की बात करो तो वहां खड़े हो जाते हैं, 3 तलाक को खत्म करें तो वहां खड़े हो जाते हैं। वहां अगर मान लो कहें कभी महिलाओं को अधिकार मिलना चाहिए तो वहां इस्लाम खड़ा हो जाता है। अगर कोई मान लो ये कहते हैं नसरुल्लाह मारा जाता है तो भी विरोध होता है। हाँ भाई साहब, मैं कहता हूं कि आप देखिए कि गाजा के लिए बाजा बजाने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन बांग्लादेश पर कोई एक आंसू बहाने वाला एक नहीं मिलेगा आपको। अगर फ्रांस के अंदर कोई कार्टून के ऊपर कोई बवाल होता है, एक कार्टून को बना देता है, तो भारत के अंदर बवाल होता है, जबकि वो कार्टून एक ऐसे व्यक्तित्व का है जिसको किसी ने देखा ही नहीं आज तक। कोई कल्पना ही नहीं है किसी को कि ऐसा भी हो सकता है वो व्यक्तित्व। अरे भाई, कार्टून उसका तो कम से कम पहचान तो लो, वो उसी का कार्टून किसी और का कार्टून है, लेकिन उसके बावजूद तो पूरी दुनिया को दहलाने के चक्कर में रहते हैं। आप इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर कितने सारे हमने सरतंजुदा की गैंग देखी है और कितने सारे हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर देखे। क्यों भाई? क्या ये राष्ट्रीय मापदंड है ये आपके? आप मुझे बताइए कि ये राष्ट्र धर्म है कि जो आप जो है ना एक व्यक्ति को सिर्फ इस्लाम के नाम पर, पैगंबर के नाम पर सिर कलम कर दो और खंजर लेकर के वीडियो बना करके कहो कि मैं तो प्रधानमंत्री को भी मारूंगा। यही भारत के अंदर ही हो सकता है, कहीं और नहीं हो सकता भाई साहब। नहीं तो लोग उनको सुपड़ा साफ कर देंगे। और आप देखिए कि एक जो है ना, जैसे उमेश कोहली जैसे व्यक्ति की हत्या, और वो सिर्फ व्यक्ति की हत्या नहीं थी, पूरे विश्वास की हत्या थी। दांत कांटी दोस्ती थी उसके साथ में, और उसके बाद क्षण भर के अंदर ही वो दुश्मन बन गया और उसको काट पीट करके उसका दाह संस्कार भी कर आया, और उसके बाद में घर में जाकर शोक सभा में बैठ गया। और बाद में पता लगा कि इन्वेस्टिगेशन में कि वो तो वही कत्ल करने वाला व्यक्ति था जो कि दांत काटा दोस्त था। तो ये इस तरह के बहुत सारे जो है ना, ये जो अलतकिया के माध्यम से जो हत्याएं कर रहे हैं देश के अंदर, इससे भी हमें सावधान रहना पड़ेगा। उस मानसिकता को भी नैप करना पड़ेगा कि जो मानसिकता भारत के अंदर रह करके भारत विरोधी शक्तियों को जन्म दे रही है। परसों मुंबई के अंदर जो घटना घटी, वो आप सबकी, सारे दर्शकों की आंखें खोल देने वाली होनी चाहिए। मुंबई के अंदर एक सोसाइटी के अंदर कुछ महिलाएं दीप जला रही थी, लाइटिंग कर रही थी, सोसाइटी को जगमगाने का काम कर रही थी, और वहां एक मुसलमान जिहादी खड़ा हो गया कि नहीं कर सकते, आप नहीं कर सकते, पीछे पड़ गया, महिला के ऊपर एकदम हावी हो गया। ये सब वीडियो हमने पूरे मीडिया में देखा है। और किस तरह से वो, और उसके पीछे कुतर्क क्या गढ़ा गया, क्योंकि आपने सरेआम बकरा नहीं काटने दिया इस सोसाइटी में, इसलिए हम आपको दिवाली नहीं मना देंगे। आप देखिए, हिम्मत देखिए, उनकी दुस्साहस देखिए, आप उसकी दुस्साहस की हद देखिए। आखिरकार गुजरात की पावन धरा पर, महात्मा गांधी को उस पावन धरा विनोद पर, जी, जहां इसमें एक चीज और देखने वाली है कि जहां जहां चुनाव होता है वहां पर ये ज्यादा चीजें हो जाती है। नहीं ऐसा नहीं है। गुजरात में चुनाव नहीं है कोई भाई साहब, गुजरात में कोई चुनाव नहीं था वहां पर। नहीं, आप बताइए ना। हाँ, महाराष्ट्र में भी है। नहीं, हाँ, मैं कहता हूँ महाराष्ट्र में चुनाव हो या ना हो, उनको फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। उन्होंने तो जो कुकर्म करने करनी है। आप देखिए कि महाराष्ट्र के अलावा भी कई जगह घटना घटी है, दिल्ली में भी घटी है। आप अपने जोधपुर के अंदर देखिए, जोधपुर के अंदर एक 50 वर्षीय महिला को आप देखिए कि उस इस्लामिक जिहादी ने, जो कि पड़ोस की जो ब्यूटी पार्लर चलाती थी, पड़ोस में मुसलमान की दुकान थी, जाने कैसे उसने अपने झांसे में फंसाया और वो महिला चली गई। और उसके बाद में पता लगा उसके 6 टुकड़े मिले उसकी, उस मुसलमान के
घर के पिछवाड़े में 10 फुट गड्ढा खोद करके उसकी लाश को निकाला गया कल परसों। आप सोचिए कि ये कहां से ये जो मतलब इतनी नृशंस मानसिकता को पनपाते हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए देश में से ये जो सार्वजनिक रूप से जो प्राणी हत्या होती है वो रुकना चाहिए। यही सबसे बड़ा जिहाद का, सबसे बड़ा आतंकवाद का, सबसे बड़ी हिंसा का कारण है, जिसको ये कुर्बानी कहते हैं ना, वो कुर्बानी नहीं है, वो वास्तव में भयंकर रूप से हत्या की ट्रेनिंग है। वो मानसिक छोटे छोटे मासूम बच्चों के माध्यम से दी जाती है। ये जो है ना, छोटे छोटे मासूम बच्चों को उसको सिखाया जाता है। विनोद जी, एक और राजनीति में एक बड़ा चेहरा देखेगा तो आखिर क्या करेगा। राजनीति में एक और बड़ा चेहरा है असदुद्दीन ओवैसी। राम मंदिर जब बना तो उन्होंने जिस तरीके का उसका हालांकि कहा कि ठीक है राम मंदिर बना है, लेकिन बाबरी को ढहा के राम मंदिर बनाया गया, वो तो आज तक इस बात को मानते ही नहीं है, शहीद कहते हैं। और अब ज्ञानवापी का चाहे मुद्दा, आ रहा हूं पंकज जी आपके पास, ज्ञानवापी का चाहे मुद्दा चलता हो या फिर मथुरा काशी का जो मुद्दा चलता हो, ज्ञानवापी और मथुरा का जो मुद्दा चलता हो, उस पर भी वो खुलकर बोलते हैं। देखिए ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि सांसद बनने के बाद भी असंसदीय भाषा और असंसदीय कार्य करने की जैसे वो एक ट्रेनिंग ले रखी है, या कहना चाहिए उनका एक डीएनए बन गया है। जो व्यक्ति संसद के अंदर फिलिस्तीन जिंदाबाद का नारा अपने शपथ ग्रहण समारोह के अंदर ले सकता हो, तो उसकी मानसिकता के बारे में कोई मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। आप देखिए कि राम मंदिर तो बहुत बड़ी बात है। अभी जिस तरह से वक्फ बोर्ड के जो पीछे लगा हुआ है, वक्फ बोर्ड को बचाने के पीछे लगा हुआ है, आज भी एक स्टेटमेंट मैंने देखा था कि तिरुपति बालाजी मंदिर के ट्रस्टी जो प्रेसिडेंट हैं, अभी जो नए बने हैं ट्रस्ट के, उन्होंने जब ये कहा कि भाई वहां से गैर मुसलमानों को हम निकालेंगे, तो उस पर भी बवाल मचा दिया। उन्होंने कहा भी नहीं, इसका मतलब वक्फ बोर्ड में तो गैर मुस्लिम होना नहीं चाहिए। अरे भाई मैंने उनको बोला है, आज मैंने कहा ये बताइए, ये वक्फ बोर्ड में चूंकि इनकी 3000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जो है ना वक्फ बोर्ड की, इसने कब्जा रखी है। ये हमने बाकायदा विश्व हिंदू परिषद ने एक राइटिंग में लेटर दिया है उसको, अपने जेपीसी को, कि ये इसीलिए बिलबिलाए हुए हैं क्योंकि इनको लग रहा है कि वो 3000 करोड़ रुपए की संपत्तियां सारी इनके से छीनने वाली हैं। और ये जो है ना, ये जिस तरह की जो हराम का माल खाने के चक्कर में ये लोग रहते हैं, वही इस तरह की बातें करते हैं। और आप देखिए कि मुसलमानों को भड़काना, इनकी तो पार्टी के नाम में भी मुसलमान है भाई। अब फिर बात सेकुलरिज्म की करते हैं, इनका मुझे सेकुलरिज्म अपना शोभा नहीं देता। और इन लोगों का चाल चरित्र चेहरा सबको पता है आखिरकार के ये किस मानसिकता के हैं, कहां से कनेक्टेड हैं, क्या करते हैं, ये क्या करना चाहते हैं, ये करेंगे तो भी उल्टा करेंगे और नहीं करेंगे तो भी उल्टा सोचेंगे। आप ये तो इनका हमेशा से डीएनए रहा है। आप मुझे बता दिए किसी आतंकवादी, अभी जब सरतन से जुदा के नारे लगे थे अपने भाग्यनगर की सड़कों पर, तो ये कहां से हुए थे? देश विरोधी लोगों को प्रश्रय देना और उनको प्रमोट करना, ये उनका काम है। अभी हैदराबाद के अंदर अभी हमने लास्ट वीक ही एक ऐसी वो वर्कशॉप को पकड़ा था जिसमें 151 जो है ना इस्लामिक यूथ जो ट्रेनिंग ले रहे थे 1 महीने का, और वो उसका नाम क्या था, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग। और वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग देने वाला व्यक्ति जो है ना, वो खुद अपने जबरदस्त जिहादी निकला। जब वहां पता लगा कि उसी वो अपने वर्कशॉप में से ट्रेंड होकर के 3 दिन बाद में वो बंदा रात को अंधेरे में जाकर के वहीं भाग्यनगर के एक मंदिर की मूर्ति को तोड़ाया। हमारे लोगों ने पकड़ के उसकी धुनाई कर दी। वो आईसीयू में भर्ती हो गया। पुलिस ने कहा कि ये तो इंसान है, पागल है, इसको नहीं पता था, ये था वो था। जब हमने कहा डीप इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर से हमारा डेलीगेशन मिला, तीसरे दिन पुलिस कमिश्नर ने बाकायदा इसको डिस्क्लोज किया कि वो व्यक्ति कोई पागल नहीं था। ही वाज एन इंजीनियर गेटिंग ट्रेनिंग इन दैट वर्कशॉप इन सिकंदराबाद। आप सोचिए, और उसी वर्कशॉप में ट्रेनिंग लेकर के रात के अंधेरे का पाकर के और उसने हमारे मंदिर की मूर्तियों को तोड़ दिया। तो ये जो मानसिकता है ना जी, वर्कशॉप हालांकि ठीक है, उसके बाद में जहां पर ये वर्कशॉप चल रही थी उसके मालिक को भी अरेस्ट करवाया, उसके होटल को भी सीज करवाया, और उसके बाद में जो ट्रेनिंग दे रहा था उसको भी अरेस्ट करवाया। लेकिन कुल मिला के इस तरह की मानसिकता, चूंकि पीएफआई में बैन लग गया, अब पीएफआई गुर्गे करें क्या? तो ये जो मोडस ऑपरेंडी है, डिफरेंट टाइप की मोडस ऑपरेंडी अभी ये पीएफआई के लोग कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, देखिए चाहे ये जो अपना ओवैसी हो या ओवैसी जैसे और भड़काऊ भाईजान, एक दो बरेली में भी हैं और भी कई जगह हैं, जिनका काम सिर्फ यही है कि अपना नाम तो मौलाना और काम उनका भड़काना। ये सब काम जो है ना, ये लगातार करते चले जा रहे हैं। वक्फ बोर्ड को लेकर भी इन दिनों खूब बहस छिड़ी हुई है। वक्फ में बदलाव नहीं हो सकता, वक्फ में बदलाव होना नहीं चाहिए, इसको लेकर भी खूब जो है गर्मा गर्मी है और बहस तगड़ी हुई पड़ी है। सरकार ने जो विधेयक पेश किया उसके लिए भी खूब बहस है। वक्फ में कितना बदलाव होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इस पर क्या कहना चाहेंगे विनोद जी?
देखिए, वक्त में क्या बदलाव होना चाहिए, कम से कम ये देश को पता है कि कोई भी संस्था भारत के संविधान, भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के जो जो सर्वाधिकार संपन्न हमारे राष्ट्रपति हैं, उनके अधिकारों से ऊपर नहीं हो सकती। और ये जो संस्था है, जिसको कि 1995 और 2013 के कानून के तहत, अमेंडमेंट के तहत जो है, जो असीमित अधिकार दे दिए गए, और वो अधिकार दे दिए गए जो कि आज हमारे जुडिशियल सिस्टम के पास भी नहीं है, वो अधिकार जो कि हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास भी नहीं है, वो अधिकार किसी भी संपत्ति को हड़पने का अधिकार, किसी भी संपत्ति को कब्जा करने का अधिकार, उनको उनके विरुद्ध अगर कोई अपील करनी है तो भी उन्हीं के पास जाना, यानी चोर को ही जो है ना वो साहूकार बना दिया उन्होंने। ये इस तरह की चीजें जो है ना लगातार होती रही हैं। आप देखिए कि एक केस से तो मैं स्वयं जुड़ा हुआ हूं, जो कि विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता के नाते मैं इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद जो है ना पिछले 40 वर्षों से ये केस लड़ रहा है। आप ध्यान से सुनना जी, मैं बताता हूँ चेतन जी। देखिए 1984 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, उस समय उन्होंने उससे पहले एक विषय आया था कि 123 दिल्ली की प्रॉपर्टीज को जो है वक्फ बोर्ड को देने की बात हो रही थी। वक्फ बोर्ड ने कब्जा किया, हमने कहा नहीं होनी चाहिए। तो जब हमारा प्रोटेस्ट हुआ तो इंदिरा गांधी जी ने एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बिठा दिया, कभी इसकी जांच करो कि ये प्रॉपर्टी है किसकी। मजे की बात है, वो कमीशन ऑफ इंक्वायरी के जो अध्यक्ष कौन थे? HSS बर्नी। वो बर्नी कौन थे? तो वो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन को उस कमेटी का चेयरमैन बना करके और एक आगे 123 प्रॉपर्टी का सर्वे करके बताओगे प्रॉपर्टी है किसकी और किसके पास होनी चाहिए। तो वो जो चोर को जो है ना सारा थानेदार बना दिया, तो निश्चित रूप से उन्होंने जानकारी ये दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि हम सारी प्रॉपर्टी को देखा, लेकिन 2 प्रॉपर्टी के अंदर हमें घुसने तक नहीं दी गया। क्यों? वो एक प्रॉपर्टी तो उपराष्ट्रपति भवन के अंदर थी और एक वायरलेस सब स्टेशन में थी जो कि आर्मी के अंडर में था। आप देखिए कि ये उसके बाद क्या हुआ मामला, फिर इंदिरा गांधी ने कहा नहीं ये प्रॉपर्टी आपकी कैसे हो सकती है, भारत सरकार की प्रॉपर्टी है। उन्होंने भारत सरकार के अंडर में ले लिया उसको। जैसे ही चुनाव हुए, आप देखिए राजनीति, देश की राजनीति कितनी घृणित हो सकती है कि जैसे ही 84 के चुनाव डिक्लेयर हुए, चुनाव डिक्लेयर होने से कुछ घंटे पहले ही इंदिरा गांधी ने एक नोटिफिकेशन जारी करके सारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड के नाम कर दी। इंद्रप्रस्थ विश्व हिंदू परिषद, जिसका कोई लोकल सिस्टम नहीं है, मैं कहता हूं हमारा कोई मतलब पर्सनल हित नहीं है, उसके बावजूद भी हम दिल्ली हाईकोर्ट में गए, क्योंकि वो मामला ऐसा था कि जो निचली अदालत में सुना ही नहीं जा सकता था। वक्फ एक्ट इस बात को कहता था। हम हाईकोर्ट में गए, हाईकोर्ट में 84 से लेकर 14 तक लगातार लड़े, और कई बार हाईकोर्ट के जज ने पूछा आखिरकार सरकार को यह अधिकार किसने दिया कि किसी एक सरकारी संपत्ति को, एक को नहीं 123 सरकारी प्रॉपर्टीज को आप किसी एक कम्युनल काम के लिए दे दो। आप तो सेकुलर सरकार है ना, आपको ये राइट किसने दिया? उसका जवाब आज तक नहीं आया। लेकिन अचानक आप देखते हो 2014 के इलेक्शन डिक्लेयर होने के कुछ घंटे पहले ही मनमोहन सिंह सरकार ने वही काम किया जो इंदिरा गांधी जी ने किया था। उन्होंने फिर एक नोटिफिकेशन जारी करके और वक्फ बोर्ड को दे दिया। विश्व हिंदू परिषद का जो सेंट्रल डेलीगेशन है, जिसमें मैं भी था, 5 लोगों का डेलीगेशन जाकर के कमीशन से मिला, अपने इलेक्शन कमीशन से। इलेक्शन कमीशन ने वो नोटिफिकेशन तुरंत खारिज किया। आप देखिए कि जिस काम के लिए हमने जितने टाइम के लिए हमने राम जन्मभूमि का केस नहीं लड़ा, उससे ज्यादा टाइम के लिए हमने भारत सरकार की उन प्रॉपर्टी को बचाने के लिए लड़ा। आप देखिए ये तो बात है एक केस की, और बात है एक ऑर्गेनाइजेशन की। बड़ी सारी प्रॉपर्टीज थी और एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ी थी जिसने किसी तरह से कर लिया काम। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी, किसी गरीब की प्रॉपर्टी, किसी किसान की प्रॉपर्टी अगर चली जाती है तो वो कहां जाएगा भाई? वो हाईकोर्ट से नीचे तो जा ही नहीं सकता वो। आप देखिए कि कर्नाटक के, तमिलनाडु के और अपने तेलंगाना के कई गांव कई सोसाइटी की सोसाइटी उन्होंने कब्जा ली। आखिरकार कोई कहां जाएगा भाई? और पता भी नहीं लगता क्या हुआ। तो क्या ये देश के लोकतंत्र के लिए खतरनाक चीज नहीं है क्या? एक बात। दूसरी बात ये कि जितना भूमंडल हमने भारत के डिवीजन के बाद में, मां भारती का जो विभाजन हुआ, वो पाकिस्तान बांग्लादेश को दोनों को मिला लें तो उसका टोटल भूभाग जो इतना है, उससे ज्यादा भूभाग ये मतलब एक मिनी पाकिस्तान अंदर, कई सारे मिनी पाकिस्तान अंदर और एक बड़ा पाकिस्तान बाहर, ये इस तरह से डेवलप हो गए। और ये जो मिनी पाकिस्तान भारत के अंदर डेवलप हुए हैं जी, वो ऐसे हैं जहां पर पुलिस नहीं जा सकती, कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं जा सकती, कोई राजनीतिक और जो एडमिनिस्ट्रेटिव तंत्र नहीं जा सकता। अभी कई सारी ऐसी घटना, अभी मेरे को अभी आज ही पता लगा, कल ही पता लगा, इंदौर के अंदर एक छतरी बाजार है, वहां पर जो है कल जो है वो इस्लामिक जिहादियों ने एक दलित वर्ग की एक महिला के ऊपर आक्रमण किया। बच्ची जो बल्कि पटाखे चला रही थी, पहले बच्ची को मारा, फिर विरोध किया तो उस दलित समाज के घर में घुस गए। घर में घुस करके उसकी माँ को, उसकी पिता को और बच्चों को सबको मारा।
विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता जब गए, पुलिस साथ में थी, लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं हुई भाई साहब उस बस्ती के अंदर जाने की। कमाल की बात है। जब मैंने यहाँ से ट्वीट किया, उनसे बात करी एडमिनिस्ट्रेशन से, तब जाकर कुछ मामला सुलझे में आया। लेकिन ऐसे मिनी पाकिस्तान तमाम डेवलप हो रहे हैं, और यह वक्फ बोर्ड के कारण भी हो रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो है भारत को एक जिहादी प्रॉपर्टी के बनाने के चक्कर में है। संपूर्ण भारत को जो काम मुगल नहीं कर पाए, जो काम अंग्रेज नहीं कर पाए, उस काम को अभी वक्फ बोर्ड के माध्यम से ये षड्यंत्र पूर्वक देश के राजनेता करवाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस पर अविलंब विराम लगना ही चाहिए। पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? वक्फ बोर्ड गैर संवैधानिक है, सबसे पहली बात। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी एक धार्मिक संस्था किसी जमीन पर दावा कर दे तो वो जमीन उसकी हो जाएगी। ये बाद में शैतानी दिमाग की उपज थी ये वक्फ बोर्ड। शुरुआत में यह हुआ था कि वैसे लोग जो कि भारत छोड़कर पाकिस्तान भाग गए थे, उनकी प्रॉपर्टी का क्या करना है। होना यह चाहिए था कि वो प्रॉपर्टी सरकारी प्रॉपर्टी हो जाती और सरकार अपने अंडर उसको ले लेती। लेकिन शैतानी दिमाग में बिल्कुल एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करना चाहिए था कि जो चले गए छोड़ के, वो तो सरकार को अपने कब्जे में ले लेना चाहिए था। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि ये शैतानी दिमाग था जो कि संविधान में नहीं था। और कुछ शैतान यहां ऐसे बैठे हुए थे जिन्होंने बाकायदा, जैसा बताया ना बंसल साहब ने, कि भारत के अंदर एक और पाकिस्तान बनाने की कवायद वहीं पे शुरू कर दी गई थी कि पहले उन्हें जमीन पे देंगे, फिर जमीन बढ़ते 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 ये हो जाएगी। और आप समझिए कि 2005 में इस तरह के प्रोविजन डाल दिए गए कि जिसमें वो दावा कर दे, आज चेतन का घर है, चेतन का घर कल से कोई बोल दे कि वह की प्रॉपर्टी हो गई, चेतन कुछ नहीं कर सकता। आपको वक्फ ट्रिब्यूनल में उन्हीं मौलानाओं के पास जाना होगा और वो फैसला करें कि आपकी है या नहीं। वो एक लाइन में कह दे तो डीसी को कोई भी प्रॉपर्टी खाली करानी पड़ेगी। बिल्कुल। और खतरनाक कितने इरादे हैं आप देख लीजिए। अंतिम कैबिनेट बैठता है, अंतिम। सरकार को पता है कि हम हार गए हैं, मनमोहन सरकार को पता है। और जब चुनाव के ठीक पहले, चुनाव की घोषणा होने ठीक पहले आते हैं और दिल्ली के कई प्राइम प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड के नाम कर देते हैं। ये इनको पता है ना कि इस बार हम बस जाने वाले हैं, उस वक्त प्राइम प्रॉपर्टीज दिल्ली को वक्फ के नाम कर देते हैं। कोई कहीं लिखा पढ़ी नहीं, कुछ नहीं। 6 लाख एकड़, 6 लाख एकड़ जमीन वक्फ की है। वो ना बाबर लेके आया था, ना अल्लाह ने कहीं रजिस्ट्री करवाई थी। वो सब कब्जा कर करके इसी तरह। मैंने तो यहां तक देखा है, अपनी आंखों से देखो, ये बात बता रहा हूं कि फ्लाईओवर के ऊपर कोई बाबा की मजार बन गई और वो फ्लाईओवर सरकार ने बनाए, उसके ऊपर की जमीन उसकी हो गई। चिड़ियाघर के अंदर चिड़िया बाबा की मजार है वो। आपको शायद पता नहीं, आप दिल्ली में रहते हैं ना, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अंदर एक मजार बनाया हुआ है। कोई भी ऐसा रेलवे स्टेशन, बहुत सारा आप देखिएगा रेलवे की प्रॉपर्टी के अंदर, वो कब्जा करने का तरीका है। उसको कई एक सीमेंट का प्लेटफॉर्म बना दिया, हरी चादर उड़ा दी, 2-4 फूल डाल दिए और बोल दिए कि अब ये मेरे, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और कहीं कोई सुनवाई नहीं। आप कोर्ट कचहरी में जा ही नहीं सकते ना, लोअर कोर्ट में। आपको तो जाना पड़ेगा उन्हीं के ट्रिब्यूनल में ना। वो मौलाना बैठा हुआ है वहां, ये बताने के लिए कि ये तो हमारी है। और ऐसे कर करके पंजाब राज्य की आधी जमीन वक्फ की है। जो आपका पंजाब है वो आपका है ही नहीं, वो तो अल्लाह का पंजाब है। आधी जमीन उनके कब्जे में आ गई। एक बार इस पर ये भी बता दीजिए कि भारत सरकार क्या बदलाव चाहती है इसमें? भारत सरकार बदलाव चाहती है, पहली बात कि जितने विवादित मामले हैं उसकी सुनवाई भारत के न्यायपालिका में हो, भारत की अदालतों में। ठीक है। जो वक्फ बोर्ड है, जो कि ट्रिब्यूनल बोलते हैं, वहां सिर्फ मौलाना ना बैठे, वहां जुडिशरी का भी आदमी रहे, दूसरे धर्म के भी लोग रहे, तब न फैसला होगा कि वो सही है या गलत है। बहुत सारे चेंजेस है। हाँ, महिला रहे उसमें। महिला इसलिए रहे कि बहुत सारे इन लोगों ने क्या किया पता है, 15% आबादी है मुसलमानों की जिन्होंने पूरे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पे अपना कब्जा जमा के रखा है। वहां भी पसमंदा को नहीं देते। बहुत सारी ऐसी बेवा महिलाएं हैं जिसके पति मर गए, कोई देख रेख करने वाला ने उसका मकान कब्जा लिया, कोई ट्रिम दाढ़ी वाला मौलाना आके। अब वो बेचारी करे क्या, उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं कि हाईकोर्ट का केस लड़ सके। कुछ नहीं कर पाती वो। पर्सनल प्रॉपर्टी को इन्होंने कब्जा करके रखा है और मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की प्रॉपर्टी को कब्जा करके रखा है। बाप दादा के खेत थे, बोल दिया कि मर गया, बोला कि आज से वक्फ की हो गई। ऐसा कहीं होता है क्या दुनिया में? कहीं नहीं।
अरे इस तरह के कानून तो किसी मुस्लिम देश में नहीं है जो बिल्कुल इन्होंने सही बना बात के है। रखा। इसलिए मैंने कहा कि शैतानी मानसिकता। विनोद जी, वन नेशन जी। वन इलेक्शन को लेकर भी बहस छिड़ी हुई है। इसे लेकर किसके पेट में दर्द हो रहा है और क्यों हो रहा है? मुझे मुझे लगता है कि जो लोग बार बार इलेक्शन के नाम पर जो है ना वो पैसे खाने के चक्कर में रहते हैं, देश का समय बर्बाद करने में इच्छुक रहते हैं, जो देश में उपद्रव में उनका इंटरेस्ट रहता है, संभवतः वही उसके विरोध में खड़ा होगा। अदरवाइज तो जब राष्ट्र एक है तो कानून एक होना चाहिए, संविधान एक है तो ध्वज एक होना चाहिए, तो वही जो है एक न्याय व्यवस्था भी एक होनी चाहिए, तो उसमें हमारा चुनाव भी एक होने चाहिए। इसमें पता नहीं किसको क्यों पेट में दर्द हो रहा है, ये समझने वाली बात है। हालांकि ये है कि धीरे धीरे करके सब लोग आ तो रहे हैं लाइन पर, ऐसा मुझे लग रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ये बीमारी भी खत्म हो जाएगी कि हर साल कोई ना कोई इलेक्शन, कहीं ना कहीं इलेक्शन, हर महीने कोई ना कोई दौरा, और हर महीने जो हमारे राजतंत्र का और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का दुरुपयोग जो हो कहीं रहा है ऐसा ना, कहीं वो कहीं सब रुकना कहीं चाहिए। ऐसा तो नहीं कि जो पैसे की आपने बात की कि जो बन जाते हैं वो तो एक अलग चीज है, लेकिन इसी के साथ काम भी करना पड़ेगा। अभी तो चुनाव में ही प्रक्रिया में ही लगे रहते हैं, प्रचार में ही निकल जाता है वक्त, तो काम भी करना पड़ेगा जनता के लिए। ऐसा तो नहीं है कि इसलिए हो रहा हो। निस्संदेह देखिए, बात यह है कि देश की बहुत प्रोडक्टिव एनर्जी इस इलेक्शन में खर्च हो रही है, और खासकर राजनेताओं की, जिनको कंसंट्रेट करना चाहिए डेवलपमेंट में और राष्ट्र के उत्थान में, वो लग जाता है इलेक्शन में। हर स्टेटमेंट आपने देखा होगा, कोई भी राजनेता हो, किसी भी दल का हो, वो जब बोलता है तौल के बोलता है। वो एक शब्द भी अगर इधर उधर से बोलता है तो इसका मतलब कहने के उसको पता है उस शब्द के पीछे उसके वोट बैंक है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। उसको उन चीजों को ध्यान में रखते हुए उस काम को करता है, तो इसलिए वो सब चीजों को तो कैलकुलेट करता ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि जितना मिनिमम इंटरवेंशन इस सब चीजों का होगा, यानी कंसंट्रेशन के साथ फिर आदमी काम कर पाएगा। और मैंने देखिए अभी पिछले करीब 10-15 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था, ऐसे लौटेगा भारत में राम राज्य। उस आर्टिकल के अंदर मैंने 10 सजेशन दिए थे, बड़े इंपॉर्टेंट थे, जिसमें कि ये चुनाव सुधारों से संबंधित थे सारे के सारे। उसमें से लगभग आधे से ज्यादा जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो चुके, जो कि अकल्पनीय थे उस समय। 15 साल पहले अगर मैं ये कहूं कि भाई नोटा एप्लीकेबल होना चाहिए, तो बड़ा जबरदस्त बहस हुई इस बात को लेकर के, लेकिन हो गया। दूसरी बात यह कि मैंने कहा था कि भाई ये जो इलेक्शन का जो दौर है, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रत्याशी की आयु, उसका मेडिकल चेकअप, उसका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एक कंपलसरी वोटिंग, और दूसरा अगर नहीं वोट करता तो उसके लिए कुछ पैनल प्रोविजंस होने चाहिए। क्योंकि देखिए आप वो कहते हैं राष्ट्र हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। आखिरकार आप पूरे 5 वर्ष में और अगर 1 मिनट भी नहीं लगा सकते अपना राष्ट्र के लिए वोट करने के लिए भी, तो आप कैसे नागरिक हैं? ऐसे लोगों की नागरिकता पर प्रश्न चिन्ह लगता है ना जी। तो ये चीजें होनी चाहिए। लेकिन क्या है कि वो प्रक्रिया का हिस्सा भी था कि आखिरकार लोगों ने, जब मेरा डिस्कशन हुआ इस विषय को लेकर के, तो कभी ऐसा कैसे संभव है 140 करोड़ लोग, जनता सभी वोटिंग करेगी तो क्या होगा, कैसे होगा, उसके साथ ये परिस्थिति, उसके साथ ये परिस्थिति। तो उन परिस्थितियों का निदान भी है। आज मैं कहता हूं कि जब मैं दिल्ली में बैठ करके अमेरिका में मेरी बेटी को फंड ट्रांसफर करना है, तो इमीडिएटली एक क्लिक ऑफ बटन से मैं फंड ट्रांसफर कर सकता हूं, किसी का इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है, बैंक जाने की जरूरत नहीं है। तो आखिरकार वोटिंग क्यों नहीं होना चाहिए जी? और वोटिंग ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, सिक्योर्ड होना चाहिए, प्रॉम्प्ट होना चाहिए, इजी होना चाहिए, सर्वग्राह्य होना चाहिए, और सिक्योर्ड अपना सीक्रेट भी होना चाहिए। तो ये सब चीजें आज के डिजिटल जमाने में सब कुछ पॉसिबल है। और माननीय हमारे जो अपने कर्मनिष्ठ सरकार जो है, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, तो वो करके भी दिखा दिया कि कोविड काल में भी उसका फायदा उठा करके और पूरे देश को डिजिटलाइज कर दिया उन्होंने। अब देखिए अवसर को जो है ना, वो जो अवसर के तलाश में वो रहते हैं कि भाई कैसे देश की एनर्जी का उपयोग किया जाए, सदुपयोग किया जाए। तो अब ये डिजिटल दुनिया में मुझे लगता है कि वन नेशन और वन इलेक्शन, इसके लिए जो सरकार ने कदम बढ़ाए हैं उसका सबको स्वागत करना चाहिए, एक मत से आगे बढ़ना चाहिए। और उसके लिए कोई खामियां जो मन में दिमाग में किसी के आ भी रही हैं, निस्संदेह उस पर डिस्कशन होना चाहिए और उसका कोई समाधान भी निकलना चाहिए। लेकिन अनावश्यक रूप से सिर्फ विरोध करना है, इसलिए विरोध करें, ये ठीक नहीं है मुझे लगता है। पंकज जी, विरोध सिर्फ इसलिए ही होता है कि बीजेपी क्यों सोच रही है ऐसा, हम नहीं सोच पाए? नहीं, देखिए इस देश में एक साथ चुनाव होते थे। जब पहला इलेक्शन हुआ था तो हर जगह एक साथ होता था। बिल्कुल। अब हुआ ये कि जब इंदिरा गांधी वगैरह आई तो कई सरकारों को बीच में ही बर्खास्त कर दिया। कहा जाता है कि 12 या 13 सरकार, राज्य सरकारों को उन्होंने बर्खास्त किया था। तो क्या हुआ कि बीच टर्म में जब बर्खास्त करे तो शेड्यूल गड़बड़ा गया। बार बार ये कोशिशें होती रही कि एक साथ कराएंगे। इससे क्या होता है कि पैसा भी बचता है, रिसोर्सेज भी बचता है,
और सरकार को काम करने का मौका मिलता है। देखिए, हर वक्त अगर देश में कहीं ना कहीं आदर्श आचार संहिता लगी रहेगी तो वहां तो सरकारी कार्यक्रम नहीं, सरकार अपने योजनाएं नहीं लागू कर सकेंगी ना। तो एक तो यही है कि इस देश में सालों भर कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं। कहीं पंचायत चुनाव चल रहा है, कहीं निगम का चुनाव चल रहा है, कहीं विधानसभा का चुनाव चल रहा है, कहीं लोकसभा का चुनाव चल रहा है, कहीं उपचुनाव चल रहा है, कोई मर गया वगैरह, ये सब को लेकर। वैसे में क्या होता है कि सरकार को काम करने का स्पेस नहीं मिलता, रिस्ट्रिक्शंस हो जाते हैं ना। जब आचार संहिता लगी है तो सरकार ने कहा कि एक साथ चुनाव करा लेते हैं और 5 साल जम के काम करते हैं। अगर हम अच्छा काम नहीं कर सके तो सरकार हटा देगी। एक साथ चुनाव कराने में क्या है कि एक बार अगर फोर्स गया तो वहां लोकसभा का भी चुनाव करा ले, विधानसभा के चुनाव, सारे चुनाव करवा के ही लाएगा, तो पैसे ही बचेंगे। बार बार उसको भेजना, उतने पैरामिलिट्री फोर्सेस को भेजना, मतदान कर्मियों को भेजना, बहुत पैसे खर्च होते हैं। तो देश का पैसा भी बचेगा, सरकार को काम करने का मौका भी मिलेगा। और शुरुआत में तो ये होता भी था। ये तो इन्होंने जब बर्खास्त वगैरह करना शुरू किया तब गड़बड़ाया ना। अब इसमें आपत्ति क्या है? अब आपत्ति खुल के तो कुछ नहीं बोल सकते कि क्या है आपत्ति। तो यही बोलते हैं कि वही बात है ना कि बीजेपी क्यों लेकर आई, हमने क्यों नहीं सोचा। इनका तर्क नहीं है मुझे समझ में आया कि ये क्या चाहते हैं, क्यों नहीं चाहते। ये कह रहे हैं कि फिर से शेड्यूल मिलाना होगा, तो मिला लेंगे ना, वो तो चुनाव आयोग का काम है। आपके हिसाब से इस वक्त लोकसभा में जो हुआ हमने देखा, लेकिन क्या इस वक्त विपक्ष एकजुट है? एकजुटता की जो बात करते हैं, एकजुट है? नहीं, मजबूरी की एकजुटता आप समझते हैं ना, लालच का है। वो इसलिए नहीं है, हाँ, वो इसलिए नहीं एकजुट है कि एक दूसरे से बहुत बड़ा दिल मिल रहा है या बहुत विचारधारा मिल रही है। वो इसलिए जो एकजुट है कि एकजुट नहीं रहेंगे ये तो विचारधारा वाली बात आपने कही, यही मेरे दिमाग में आया जब नीतीश कुमार, हालांकि ठीक है जब जो हुआ तब हुआ, लेकिन जब एक गठबंधन बनता है और एक टेबल पे राउंड राउंड सब बैठते हैं तो बड़ा दिमाग में ये आता है कि इतने अलग अलग विचारधारा वाले लोग एक मंच पर एक विचारधारा लाके कैसे बैठ सकते हैं? नहीं, अब विचारधारा की बात ही नहीं है। पूरा समाजवादी आंदोलन जो आज कांग्रेस के साथ है वो कांग्रेस के खिलाफ ही शुरू हुआ था। ये सबसे पहले कांग्रेस के विरोध में जो सशक्त पार्टी बनी आजादी के बाद, कम्युनिस्ट उसी समय थे, उसके बाद जो बनी ये समाजवादी थे। आचार्य नरेंद्र देव जी, ये सब सारे लोग उस वक्त आए थे। ये जॉर्ज फर्नांडिस थे। ये सब कांग्रेस के विरोध की राजनीति। ये तो लालू, मुलायम, ये सब की राजनीति कांग्रेस विरोध की राजनीति थी। अभी तो दिक्कत ये आ गया है ना कि जब खतरा हो तो सारे मुसलमान एक, इस्लाम पे जब खतरा हो तो वो हाल हो गया इनका। इनको लग रहा है कि देखिए होता क्या था, मैं आपको आराम से समझाता हूं। इस देश में 15-16 परिवार थे जो कि पूरे देश पे शासन करते थे। जैसे दिल्ली में गांधी परिवार हो जाता था, कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला का परिवार, मुफ्ती का परिवार हो जाता था, बिहार में लालू परिवार हो जाता था, वो यूपी में मुलायम सिंह का परिवार हो जाता था, कहीं डीएमके का परिवार हो गया, कहीं शरद पवार का परिवार हो गया। ये 12-14 परिवार थे जो कि पूरे देश की राजनीति चलाते थे। हुआ ये कि लोकतंत्र खतरे में किसका आया? क्योंकि अब दूसरे लोग शासन संभालने लगे। इन परिवारों का लोकतंत्र खतरे में आया और वही परिवार एकजुट है। सिर्फ आप नाम इंडिया रख लो, भारत रख लो, या सीधे महात्मा गांधी नाम दे दो उनका, या प्रभु श्री राम नाम दे दो, नाम कुछ भी दे दो ना, नहीं, या किसी का नाम दे दो। लेकिन मकसद क्या है? वो जो 12-14 परिवार थे ना, वो सिर्फ एकजुट हुए हैं। जनता तो इनके साथ है ही नहीं। आप बताइए कि सारी परिवारवादी पार्टियां ही हैं कि नहीं? झारखंड से हेमंत सोरेन का परिवार है, बिहार से लालू का परिवार है, उत्तर प्रदेश से मुलायम का परिवार है, वहां से फारूक अब्दुल्ला का परिवार है, मुफ्ती मोहम्मद सईद का परिवार आना चाहता था, फारूक अब्दुल्ला ने एंट्री नहीं दी। साउथ में स्टालिन का परिवार है। यही सब परिवार है ना, इसका नाम दे दिया इंडिया, बीच में लगा दिया डॉट। अब ये बताइए, बाकी कुछ नहीं मिलता इनका, सिर्फ एक ही चीज मिलता है कि शासन करना है। हमारे बाप दादाओं का शासन था, कैसे हट गया? कैसे कोई एक आदमी साधारण घर से आके कोई राष्ट्रपति बन रहा है, कोई प्रधानमंत्री बन रहा है, कोई साधारण घर से आके मोहन यादव जैसा आदमी आके मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बन रहा है। आप सारा देखिए ना, ये बोला कि फिर हम परिवारों का क्या होगा? वो परिवारों की सत्ता बचाने के लिए ये एकजुट हुए हैं, बाकी कोई विचारधारा नहीं। अच्छा बताइए कि लालू के परिवार को समाजवादी विचारधारा से क्या मतलब है? न त्याग है, न तपस्या है, बस सिर्फ अपना परिवार है, प्रॉपर्टी जमा करना है, चुनाव लड़ना है, बस इससे ज्यादा क्या है बताइए आप? अब तो अच्छा बताइए, कम्युनिस्ट भी इनके साथ है, उनको खैर पूछ नहीं रहा है कोई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती के सटे हुए तो है ना कि हम भी हैं। केरला में कांग्रेस कम्युनिस्ट लड़ गया, दिल्ली में आके सट जाते हैं। बंगाल में ममता और कम्युनिस्ट का झगड़ा है, दिल्ली में एक है। तो क्या हो सकता है विचारधारा? यही कि भाई किस तरह सत्ता में आना है, जनता तो है नहीं। बिल्कुल
मेरा 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 आखिरी सवाल रहेगा, हालांकि इस सवाल में मैं 2 सवाल जोड़ देता हूं। एक सवाल तो ये विनोद जी आपसे ही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता का विरोध भी खूब हो रहा है। उत्तराखंड में जो ड्राफ्ट बिल लाया गया और उसका बताया गया खाका कि ये है, ऐसा ऐसा हो सकता है। अब बिल अभी पूरी तरीके से सामने नहीं है कहीं भी। दूसरे जो राज्य हैं वो इसको लाने की बात करते हैं, क्योंकि इस टर्म से हमें बहुत कुछ समझ आता है कि समान नागरिक संहिता, सबके लिए एक समान कानून, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, क्या हो, बहुत सारी चीजें हैं इसमें अभी सामने आना बाकी हैं। इसका विरोध ठीक सीए एनआरसी की तरह ही हो रहा है कि बच्चा हुआ नहीं, मुंडन की तैयारी पहले ही हो गई ये। और इसी के साथ मेरा एक सवाल ये कि 2047 तक का जो विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, और 100 साल क्योंकि तब पूरे हो जाएंगे, बिहार से एक बुकलेट मिलती है पीएफआई, और जब छापा पड़ता है और पीएफआई और एसएफ का के जो कार्यकर्ता है उनको पकड़ा जाता है और बहुत सारी चीजें सामने आती हैं। बाद में बैन भी होता है, गृह मंत्रालय उस पर बैन लगाता है उनके संस्थान पर। तब वहां पर जो बुकलेट मिलती है उसमें 2047 तक ही इस्लामिक राष्ट्र बनाने की बात सामने आती है। तो यह मानसिकता कहां से पनप रही है? इन दोनों सवालों का जवाब। देखिए, जो आपने कहा कि सभी धर्मों, एक तो थोड़ा इसको हमेशा के लिए करेक्शन करना चाहिए कि धर्म तो एक ही है, बाकी तो सब मजहब है ना। रिलीजन कह सकते हो और मजहब कह सकते हो, लेकिन धर्म तो एक ही है। धर्म कोई भिन्न नहीं हो सकता। जो धारण करने योग्य है वो एक ही धर्म है। और दूसरी बात ये कि ये जो बात आपने कही कि भी 1947 का जो विजन डॉक्यूमेंट वहां पकड़ा गया, वो भी, और तीसरा एक आपने जो बात कही कि भाई जो एक और क्या था आपने जो प्रधानमंत्री यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ, समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में देखिए, समान नागरिक संहिता का विरोध वही लोग कर सकते हैं जो असमान मानसिकता से ग्रसित हैं। वो अपना विशेषाधिकार चाहते हैं, वो अपना वर्चस्व चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मैं और मेरा कुनवा, इसके अलावा कुछ नहीं। वही समानता के दुश्मन है ना जी। बात तो करते हैं समानता की, समान नागरिक संहिता लागू नहीं करने देते और लोगों को भ्रमित और जो बांटने का काम इस तरह से करते हैं, जैसे आपने ठीक समझा कि भी जो सीए एनआरसी के संदर्भ में हुआ था। आप देखिए कि सीए लागू हो गया ना जी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो गया और हजारों ऐसे विस्थापित हिंदुओं को हमने नागरिकता भी दिलवा दी। लेकिन क्या कोई एक बताए चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि क्या किसी मुसलमान की कोई नागरिकता छीनी क्या? नहीं, छीन नहीं सकती थी, वो कानून ही नहीं है इसके लिए। लेकिन देश को भ्रमित करके, झूठ बोल करके और इस तरह का फसाद किया गया। मैं कहना चाहता हूं, देखिए कि समान नागरिक संहिता से पहले एक कानून बहुत जरूरी है, वो ये है कि झूठ बोल पर कानून लगना चाहिए। वो एक फिल्म आई थी ना, झूठ बोले कौआ काटे। अब झूठ बोले कौआ काटे नहीं चलेगा, अब झूठ बोले और कानून काटे। ऐसा है, एक कानून लाना पड़ेगा कि जो झूठ बोलेगा उसको तुरंत अंदर करो। अगर ये कानून बन जाएगा ना, तो ये जो झूठ फैलाने वाले लोग हैं, जो सत्ताधीश झूठ के आधार पर अपनी राजनीति चलाते हैं, राजनीति चमकाते हैं, उन पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं, समान नागरिक संहिता में आखिरकार है क्या? सिर्फ यही ना कि रिलीजन के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन उस समान नागरिक संहिता में किसी भी रिलीजन के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, उसकी पूजा पद्धति के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं है, नमाज पढ़ने के तरीके और नमाज के स्थान के ऊपर कोई विवाद नहीं है, कोई उसमें वर्णन नहीं है इस बारे में। ना ये कहा गया कि मौलवी को कौन नियुक्त करेगा, आपकी शादी कैसे होगी और आपका निकाह कैसे होगा या आपका जो नमाज कैसे होगी, इस बारे में कोई चर्चा ही नहीं है उसमें। वो तो ये कहता है कि देखिए, देश की बेटियां सबकी बेटियां हैं, मतलब किसी भी रिलीजन की बेटी देश की बेटी है। बेटी को वो अधिकार मिलने चाहिए जो एक रिलीजन को सबको मिलने चाहिए, तो समान नागरिक संहिता होगी। अब ये बात कहते हैं कि अगर मान लो कोई बेटा है, बेटे को जो अधिकार है, यानी दत्तक के रूप में जो अधिकार जिसको हिंदू रिलीजन में दिए जाते हैं, वो अधिकार उस बेटे को क्यों नहीं मिलने चाहिए अगर वो मुस्लिम या किसी और रिलीजन का है तो मिलने चाहिए। सबसे दिक्कत शादी वाली बात पे ही है क्या? नहीं, देखिए दिक्कत क्या है वो तो अभी किसी ने एक्सपोज नहीं किया ना जी, क्योंकि ये सारी उनके पास कोई तर्क ही नहीं है। अगर कोई तर्क करेगा तो फंस जाएगा। वो उनकी समस्या तो ये है कि उसके माध्यम से बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखिए 3 तलाक के मामले में क्या कुतर्क गढ़ा था, आपको याद है? 3 तलाक के मामले में जब वो कानून बन रहा था तो उस समय ये मामले सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट में जब अपना डिस्कशन हो रहा था तो एक वकील ने सरेआम वे बाकी के साथ में और बेहूदेपन से कहा कि मिलॉर्ड, अगर ये 3 तलाक वाला कानून पास हो गया तो जो मुसलमान जो वो शौहर है वो अपनी बेवा को अपनी क्या बोलते हैं उसको, पत्नी को उसको तलाक देते के साथ ही उसको किल कर देगा, क्योंकि वो उसको मारने को मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ऊपर केस कर देगी।
आप देखिए दृश्यता, देखिए कानून के सामने भी उनको इस बात का डर नहीं लगा कि भाई अगर 3 तलाक कानून लागू हो गया तो हत्या के केसेस बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे कुतर्क करते हैं वो लोग। और अब अभी उसमें भी ये कह रहे हैं भाई देखिए कि आखिरकार दत्तक के अधिकार क्यों मिलने चाहिए लड़की को, वो जो समान अधिकार जो लड़कों को बाकी रिलीजन में मिल रहे हैं वो क्यों मिलने चाहिए। आप मुझे बताइए, ऐसे ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। देखिए ये जो समान नागरिक संहिता है किसी को छीनने का नहीं, देने का अधिकार है। ये जैसे जैसे सीए कानून के अंतर्गत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में किसी की सिटीजनशिप छीननी ही नहीं थी, उसमें सिर्फ देने की बात थी कि कुछ जो एडिशनल लोग हैं जो आए हैं उनको नागरिकता देने और की बात है। इसीलिए मैंने उस टर्म का यूज किया कि विरोध बहुत कुछ होता रहा, हालांकि कोरोना में हटा भी दिया गया, लेकिन ना बिल आया ना उस पर कोई खुलकर बात हुई, उससे पहले ही बहुत सारी विरोध होने लग गया, सड़कों पर जाम होने लग गया और बिरयानी बांटी जाने लगी। इसीलिए मैंने यही टर्म कहा कि बच्चा पैदा हुआ नहीं और मुंडन की तैयारी हो गई थी। अल्टीमेटली यही तो हुआ जी। अभी देखिए मैं अभी जोधपुर जाके आया, वहां पर जाकर के कई सारी बस्तियां जो है वो उन्होंने जो अपने विस्थापित हिंदुओं की बनी हुई है, मैं उन बस्ती के लोगों से मिलके भी आया। लेकिन कमाल की बात है उसके पास में ही जो है ना वो जो अपने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी और रोहिंग्या जो घुसपैठी है उन्होंने अपनी जगह बना ली है। तो ये उनके प्रति कोई नहीं। अभी आप देखिए कि कल परसों में देख रहा था दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर एक केस गया कि रोहिंग्या जो और बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए बच्चों का एडमिशन की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई आधार कार्ड नहीं है और पैन कार्ड नहीं है, तो बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा। आप सोचिए उस एडवोकेट की हिम्मत देखिए। और माननीय न्यायालय की मैं कहता हूं कि एक मेरे को लग रहा है कि एक वो क्या कहते हैं सहृदयता देखिए कि इसको वहीं के वहीं अरेस्ट क्यों नहीं कर लिया। उस वकील को तुरंत पकड़ना चाहिए था कि बता कहां है वो बांग्लादेशी घुसपैठी है। उनको सबको पुलिस भेज करके इमीडिएटली उनको अरेस्ट करवाती, वो जाकर के सीमा पार जाकर के और सीमा पर खड़ा करके उनको पीछे लात मारनी चाहिए कि आखिरकार ये लोग भारत में रहने लायक है क्या। तुम जिन बच्चों की बात कर रहे हो वो तो जहां से आए वहीं भेजो उनको। लेकिन आप देखिए कि इस पर कोई नहीं बोलेगा और उनके अधिकारों के लिए सब लड़ेंगे। आतंकवादियों के यहाँ पर अधिकार हैं, अलगाववादियों के यहाँ पर अधिकार हैं, लेकिन देश के जो सभ्य नागरिक हैं और जो सुसंस्कृत नागरिक हैं, जो देशभक्त नागरिक हैं, उनके अधिकारों पर कोई कुठाराघात करते रहते हैं। ये चलता रहता है जी। पंकज जी क्या कहेंगे इस पर? देखिए, नहीं, हिंदी में एक लाइन में समझ जाइए, समान नागरिक संहिता मतलब एक देश एक कानून है। दुनिया के जितने भी देश हैं, आप एक भी उदाहरण ऐसा नहीं बता सकते कि उन देशों में रिलीजन के अनुसार अलग अलग कानून चलते हो। किसी भी देश में नहीं है, इवन पाकिस्तान में भी नहीं है, बांग्लादेश में भी नहीं है, म्यांमार में नहीं है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है यहाँ धर्म के नहीं, दूसरा रिलीजन हो भी नहीं सकता ना, ये बात है। नहीं, दुनिया का कोई देश नहीं है जहां अलग अलग लोगों के लिए। अगर आप अमेरिका में हैं, अमेरिका में आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है सर। अगर अमेरिका में है तो अमेरिका के कानून को फॉलो करना पड़ेगा और वो सारे नागरिकों के लिए एक तरह का कानून है। हाँ, रिचुअल्स होते हैं कि आप शादी कैसे कर ले, आप मुंडन कैसे कर ले, रिचुअल्स अलग है। भारत इकलौता ऐसा मुल्क है जहां सिविल जो कानून है वो अलग है। हाँ, क्रिमिनल कानून सबके लिए एक है। होना यह चाहिए था कि क्रिमिनल कानून थोड़ा इस्लामिक हो जाना चाहिए था कि चोरी करने पर हाथ काटने वाला, तब देखिए उनको वो मानते या नहीं। यहां सिर्फ उनको मौज करने के लिए कानून चाहिए, 4 शादियां करना अलाउड होना चाहिए, लेकिन चोरी करने पर हाथ काटना अलाउड नहीं होना चाहिए। एक जगह शरीयत होना चाहिए और एक जगह भारतीय कानून होना चाहिए। देखिए, साफ साफ 3-4 बातें हैं जो कि समान नागरिक संहिता में है और देश फैसला करे कि वो सही है या नहीं। बेटियों को प्रॉपर्टी में अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। शादी की उम्र, वो कहते हैं कि 12-13 साल एज ऑफ प्यूबर्टी, एज ऑफ मैरिज। हमारा देश कहता है कि नहीं, कम से कम 18 साल की थोड़ी सी मैच्योर हो जाने दो उसको, शरीर उसका परिपक्व, ये होना चाहिए कि नहीं, यही सब कुछ है। फिर ये कहते हैं एक साथ एक से ज्यादा बीवी रख सकते हैं कि नहीं। देश का कानून कहता है कि नहीं, जब तक आप एक पत्नी को तलाक देके अलग नहीं कर ले तब तक दूसरे को नहीं रख सकते। वो कहते हैं कि नहीं, एक साथ 4 को रखना, कम से कम 4 हमें अलाउड है। यही 3-4 मोटी मोटी बातें हैं जो कि समान नागरिक संहिता में लाना चाहती है सरकार। राइट टू प्रॉपर्टी बेटियों को, एज ऑफ मैरिज को, उसके बाद ये जो प्रॉपर्टी का अधिकार बदला, एज ऑफ मैरिज, पहली पर एक बिना तलाक ले हुए दूसरी शादी नहीं। यही 3-4 बातें तो है। अब बताइए कि क्यों विरोध करेगा कोई।
अब ये तो नहीं कह विनोद जी, सकते कि हमारे कुरान विनोद में जी, लिखा है कि 104 लीडरशिप इसलिए कहीं रखेंगे, जिस तेजी बाकी से बढ़ दूसरे रहा है देशों में क्यों नहीं रखते? पंकज जी और हम लगातार इस पर चर्चा भी करते रहते हैं, कई और मेहमान भी इस पर जुड़ते हैं। अभी हमारे साथ जितेंद्र सिंह शंटी जुड़े थे, जो कि बहुत बड़े सोशल वर्कर हैं, कोरोना में भी उन्होंने बहुत सा काम किया, पद्मश्री हैं। उनसे जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि पंजाब में देखिए आप किस तरीके से धर्मांतरण बढ़ रहा है, सबसे बड़ा चर्च वहां पर बनाया जा रहा है और ईसाई धर्म बहुत तेजी से वहां पर, और कई वीडियोस भी आते हैं, हम तो खबरें बनाते हैं, कितने सारे वीडियोस जो आते हैं, पंकज जी भी जानते हैं इस बात को कि किस तेजी से धर्मांतरण जो है वो बढ़ रहा है। अब धर्मांतरण बढ़ाने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं। आप डरा धमकाकर धर्मांतरण बढ़ा रहे हैं, आप लालच देकर धर्मांतरण जो है वो बढ़ा रहे हैं। इस पर कैसे काबू पाया जाएगा और कैसे कैसे समझाया जाए कि आप अपनी इच्छा अनुसार अगर कुछ कर रहे हैं तो वो ठीक है, लेकिन किसी के लालच में आकर और इस तरीके से दबाव में आकर किया जा रहा है, वो कैसे बंद हो? देखिए, वैसे तो धर्मांतरण के अभिशाप से संपूर्ण देश अभिशप्त है, और खासकर जो ट्राइबल बेल्ट हैं और SC ST एरिया हैं, प्लस अन्य ऐसे जो पिछड़े वर्ग हैं, उनमें धर्मांतरण का जो अभिशाप जो है ना, इसी कारण जो बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर जो है ना, ये जो लोभ, लालच, दंभ, प्रपंच और अपना जो छल, ये सब चल रहा है। लेकिन पंजाब की स्थिति थोड़ा सा डिफरेंट है जी। पंजाब में क्या है कि प्रॉस्परस लोग भी हैं और गुरु गोविंद सिंह जी के वंशज भी हैं। आप सोचिए, गुरु गोविंद सिंह जी, गुरु तेग बहादुर जी महाराज वो थे जिन्होंने कि धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन धर्म को नहीं छोड़ा। आप देखिए कि वहां पर प्रॉस्पेरिटी की अगर बात करें तो प्रत्येक व्यक्ति के पास ऐसे देखा जाए तो एक कल्टीवेबल अच्छी लैंड भी है ना, अच्छी पैदावार भी है, और अब कृषि की दृष्टि से देश का मुझे लगता है कि सर्वाधिक संपन्न राज्यों में गिना जाता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से एक तरफ तो वो जो खालिस्तानियों ने और दूसरी तरफ इन चर्च के जो कुचक्र ने उसको पूरी तरह से डस लिया, ऐसा लग रहा है। आप देखिए कि वहां पर जो है जिस तरह से जो पगड़ीधारी लोग भी, आप देखिए पगड़ी नहीं छूटती उनकी, नाम भी नहीं छूटता, और है एक पास्टर बजेंद्र, नाम सुना होगा आपने। नाम से कोई ये नहीं समझ पाते, साला पास्टर नहीं बल्कि वो प्रॉफिट बजेंद्र लिखता है। एक और नई बात देखिए आप इसमें, प्रॉफिट तो इस्लाम का नाम है और यूज करता है वो ईसाइयत के लिए, और प्रॉफिट बजेंद्र जो है वो क्या करता है कि ये जो SC और ST समुदाय के लोग हैं, चाहे बंगाल, ये नहीं है कि वो जालंधर के अंदर सबसे बड़ा चर्च बन तो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने पंजाब के लोग ही उसमें शामिल हैं। पंजाब के लोगों को तो बड़ी संख्या में कन्वर्ट कर चुका वो, लेकिन शेष जो आप अभी जैसे झारखंड की बात करो, उड़ीसा की बात करो, बंगाल की बात करो, ऐसे राजस्थान की बात करो, ऐसे कई से जहां पर के जो लोअर इनकम ग्रुप के, लो स्टडी के जो लोग हैं, यानी अशिक्षित, बेरोजगार और जो पीड़ित, प्रताड़ित या जो बीमार किस्म के लोग हैं, मतलब बीमार मीन्स के जो साधनहीन हैं और बीमारी से ग्रसित हैं, उनको एक चंगुल में फंसा करके कि हम आपकी बीमारी दूर कर देंगे, हम आपकी आर्थिक सहायता करेंगे, हम आपको नौकरी दिलवा देंगे, इस तरह के प्रपंच रच के और बड़े बड़े जो अड्डे चलाते हैं ये लोग, तो उसके माध्यम से ये पहले तो उनको अपने भ्रमित करते हैं, अपना सारा मायाजाल फैला करके, और फिर उसके बाद में हमारे जो आराध्य देव हैं उनके प्रति उनके घृणा उनके मन में डालते हैं। और एक मजे की बात है कि अब तो ये एक नई प्रथा शुरू हो गई है पिछले कुछ वर्षों से कि चर्च का नाम सुनते के साथ ही आपके ध्यान में एक, हमारे जो हम बचपन से देखते आ रहे हैं, किताबों पढ़ते आ रहे हैं, कि चर्च का मतलब है कि एक व्हाइट रंग की बिल्डिंग होगी, उस पर पीछे सामने क्रॉस लगा होगा, है ना, और उस पर जीसस क्राइस्ट कहीं टंगे होंगे, तो वो सब चीजें देख करके हमें लगता था ये चर्च है। अब वो चर्च वैसे नहीं बचे, अब वो चर्च जो है ना व्हाइट की जगह भगवा हो गए, और जो चर्च नाम लिखने की बजाय जीसस क्राइस्ट का क्रॉस की जगह वहां पर प्रार्थना स्थल लिखा होता है, किसी में मंदिर लिखा होता है, और किसी में जो यीशु का प्रार्थना केंद्र कह देते हैं, कोई लिखता नहीं, तो यीशु भी नहीं लिखते वो लोग। तो भ्रम जाल चला करके वो हिंदुओं को फंसाने की कोशिश करते हैं। अब दूसरी बात पादरी की सुनो। पादरी का नाम सुनते के साथ ही हमें ये समझ में आता था कि हमें जो बचपन में पढ़ाया गया कि एक जेंटलमैन, सफेद पोश आदमी होगा, इसके सामने क्रॉस लगा होगा, अच्छी सी एक टोपी सी लगी होगी, हेड सा लगा होगा, और अच्छा सा सूटेड बूटेड आदमी होगा जो जाकर के चर्च में प्रार्थना कराता है। आप देखिए क्या वो सब चेंज हो गया। अब वो जो जितने भी पादरी हैं वो भी भगवाधारी हो गए, और गले में कंठी माला और माथे पर त्रिपुंड, हाथों में कलावा,
और मतलब जय श्री राम भी बोल देते हैं वो तो, और चले जा रहे हैं लोगों को भ्रमित करके। और लोगों को लगता है यार ये तो हमारे अपना कोई धर्मगुरु लगता है, कोई संत लगता है। और हिंदू समाज की एक मान्यता है कि कोई भी कैसा भी हो, लेकिन कम से कम अगर भगवा में है तो उसको नतमस्तक होकर प्रणाम कर लेता है। एक बार प्रणाम कर लिया तो उनको लगता है कि यार ये तो भोले वाले आदमी है, इनको फंसा लो। और वो हिंदू जो भोला वाला है वो उनके चंगुलों में फंस जाता है। ये इस तरह के प्रपंच। और फिर एक बार चक्कर में आ गया तो फिर उसको देते हैं वो लालच, और एक व्यक्ति लालच में आ गया तो फिर उसको बना देते हैं पादरी। जैसे पादरी बना, उसको लगा यार इससे बड़ा तो बिजनेस नहीं है कोई, बैठे बैठा पैसा मिल रहा है। वो जाकर के पहले चेतन के पास जाएगा, चेतन को बुलाएगा, फिर चेतन के बाद पंकज जी को फंसाएगा कि साहब वो पंकज जी देखो मैं पादरी बन गया ना, मुझे इतना पैसा मिल गया, आप भी आ जाओ। एक लाइव एग्जांपल बताता हूं चेतन जी कि पिछले दिनों एक न्यूज नेशन पे एक टीवी डिबेट चल रही थी, पिछले कुछ वर्षों पुरानी बात है। उस डिबेट ये क्रिश्चियनिटी और धर्मांतरण को लेकर के ही थी। मेरे बगल में एक पादरी बैठा हुआ था और दूसरी तरफ बैठे हुए थे हमारे पूज्य संत। वो पादरी बड़ा यंग चेहरा था। तो जैसे ही एंकर ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये फादर फलाना बनाना है, उसके नाम में जैसे कि वो ये जो ईसाइयों की वो स्थिति है कि वो नाम में फर्स्ट नेम या सेकंड नेम हिंदू रखते हैं और लास्ट नेम को बदल देते हैं। डिसूजा कर दिया, विनोद डिसूजा कर दिया मान लो। तो वो फादर डिसूजा चिल्ला रहा था, वो जो एंकर था। मैंने उससे पूछ लिया भाई फादर तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरे बच्चे के बराबर है ये, लेकिन ये डिसूजा जी आपका फर्स्ट नेम क्या है? तो पता लगा कि वो सचिन डिसूजा। मैंने सचिन कहां से आया, पिताजी का नाम क्या है, दादा का नाम क्या है? तो पता लगा पिताजी के नाम में फंस गया वो। तो वो कह रहा है मेरा पिताजी का नाम तो राम सिंह था, मेरा राम सिंह था, तो ये सचिन के साथ डिसूजा कैसे लग गया भाई, कहां से आया, क्या हुआ? तो फिर वो एंकर कंडा का भाई साहब आप तो ये यहीं पे आप घर वापसी करा दोगे क्या इसकी? मैंने घर वापसी तो करा के छोड़ूंगा मैं ऑन एयर बोल रहा हूँ इस बात को। फिर उसके बाद में जैसी डिबेट खत्म हुई, मैंने स्वामी जी को बोला कि मैं स्वामी जी इसको संभालो, बच्चा बिगड़ गया है, इसको वापस घर वापसी कराना जरूरी है। तो ये जो स्थिति, फिर हमने बात करी उससे। जब नीचे हम उसके अपने गेस्ट रूम में बैठे तो मैंने बिठाया उसको, मैंने भाई क्या परिस्थिति थी, तुम कैसे बने, ऐसे पादरी कैसे बन गए? बोले जी ऐसी स्थिति थी, देखो अब मेरे पास पैसे कमाने के लिए कुछ नहीं थे, खाने के लिए कुछ नहीं थे, तो मेरी मजबूरी थी, समाज ने कुछ सहयोग नहीं किया तो मैं ऐसे हो गया, बस हो गया। तो ये जो इस तरह के प्रपंच है ना जी, ये देश के अंदर बड़े पैमाने पर चल रहा है। इसीलिए विश्व हिंदू परिषद ने और संघ परिवार ने अपने सेवा के कार्यों को बड़े पैमाने पर विस्तार किया है पिछले कुछ दशकों में। समाज से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि अधिकाधिक सेवा कार्यों के माध्यम से ऐसे सब बंधुओं की सेवा करिए जो कि नहीं तो अगर आपने सेवा नहीं करी, उनको समृद्धि के रास्ते पर नहीं लाया, भेदभाव को समाप्त नहीं किया, जातिगत व्यवस्था को जो जातिगत भेदभाव को नहीं मिटाया, तो हमें आगे बड़े कठिन रास्ते के साथ गुजरना पड़ रहा है। बिल्कुल। और जिस तरीके से आज हमने चर्चा की है, काफी सारे मुद्दों को हमने कवर किया, चाहे वो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा हो, उत्तर प्रदेश में चल रही पोस्टर वॉर हो, वन इलेक्शन वन नेशन का जो मुद्दा हो, और इसी के साथ धर्मांतरण का मुद्दा जो हाल ही में इस पर विनोद बंसल साहब ने अपनी बात जो है वो कही है, पंकज जी ने भी काफी सारी चीजें हमें बताई और तमाम जानकारियां हमें मिली हैं। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी ये तमाम जानकारियां समझ आई होंगी और जो आज के जो मुद्दे हैं उनको लेकर भी एक समझ कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों में एक नई तरीके से डेवलप हुई होगी। और उस पर जो भी कुछ हमारे दर्शक कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन हमारा खुला हुआ है, उस पर आप बता सकते हैं और अपनी राय जो है वो रख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बंसल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में एनएमएफ न्यूज के साथ। साथ ही पंकज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आप सभी दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो इस चर्चा को आपने पूरा देखा, पसंद किया, और जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपने कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं, जो भी आपकी राय हो। और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए, खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सदैव एनएमएफ न्यूज के साथ। नमस्कार।